तो कैसे आप सब। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़ोर शोर से लगे होंगे। हमने पिछले वीडियो में इस अध्याय के संसाधन और उसके वर्गीकरण के बारे में बात किए थे। इस अध्याय में हम बात करेंगे संसाधन का नियोजन कैसे करते हैं, यानी कि संसाधन का नियोजन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे आप अवश्य देखिए, आपको बहुत सारे वहाँ से सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। संसाधन के नियोजन कहाँ है, यहाँ से संसाधन का नियोजन। इसमें हम जानेंगे संसाधन का नियोजन, यानी संसाधन का नियोजन क्या होता है, इसे हम किस प्रकार से संसाधन का नियोजन करते हैं, इन सभी बारे में जानेंगे। तो क्या है, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन का नियोजन है। यानी कि हमारे पास जो भी संसाधन है, जितने भी उपलब्ध संसाधन हैं, उसका हम विवेकपूर्ण तरीके से, विवेकपूर्ण तरीके का अर्थ है यानी जो है उसे हम अच्छे से उपयोग करें, उसका बर्बादी न करें, तो उसको ही हम संसाधन का नियोजन कहते हैं। हमारे परिवेश में जो भी संसाधनों हैं उसका विवेकपूर्ण उपयोग हमारे सामने एक चुनौती बनकर खड़ा है। यानी कि जो भी हमारे पास संसाधन है उसका हम किस प्रकार से विवेकपूर्ण तरीके से हम क्या करें, उपयोग करें, वो हमारे सामने क्या है, चुनौती बन के खड़ा है। संसाधनों के विवेकपूर्ण दोहन हेतु सर्वमान्य नीति तैयार करना संसाधन नियोजन की प्रथम प्राथमिकता है। यानी कि संसाधनों का जो विवेकपूर्ण दोहन हेतु जो सर्वसामान्य नीति है, यानी कि विवेकपूर्ण दोहन होना चाहिए। यानी कि हम संसाधन के बिना तो नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे जीवन जीने के लिए संसाधन तो चाहिए, लेकिन उन संसाधनों को दोहन करने के लिए हमारे पास कुछ न कुछ एक विवेकपूर्ण क्या होना चाहिए, रणनीति होना चाहिए कि कितना हम खर्च करें ताकि हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए भी रहे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या है, एक रणनीति तैयार करना आवश्यक है। तो ऐसी रणनीति बनाएं कि वो संसाधन क्या हो, हमेशा के लिए रहे, ताकि हमें आने वाली पीढ़ियों को मिल सके, उसे अब वर्तमान में ख़त्म नहीं किया जा सके। तो यहाँ पर क्या है, संसाधन नियोजन भी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक है। यानी किसी भी राष्ट्र के विकास करना है तो संसाधनों का नियोजन होना अति आवश्यक है। भारत जैसी जो विशाल देश है, यह अपरिहार्य है कि यहाँ संसाधन की उपलब्धता में अत्यधिक विविधता के साथ साथ सघन जनसंख्या व्याप्त है। यानी कि हमारा जो भारत एक विशाल देश है, यहाँ पर कई सारे विविधताएं हैं, बहुत सारे प्रकार के लोग रहते हैं, कई सारे पर्वत हैं, पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे प्रकार के हमारे पास संसाधन है, लेकिन यहाँ की जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे ज़्यादा है। ऐसे में क्या होता है, यहाँ कई देशों प्रदेश है जो संसाधन संपन्न है, और कई ऐसे प्रदेश है जो संसाधन की दृष्टि से काफ़ी विपन्न है। यानी हमारे यहाँ बात करें तो कुछ ऐसे प्रदेश है जहाँ काफ़ी संसाधन है। जैसे कोयला में क्या कहते हैं, उड़ीसा बहुत ही संपन्न देश राज्य है। झारखंड में बहुत सारे क्या है, छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र में चूना पत्थर मिलता है। तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, क्षेत्र हैं जहाँ पर अधिक मात्रा में क्या संसाधन है, लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य हैं या कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर संसाधन नहीं के बराबर है। कुछ ऐसे प्रदेश है जहाँ एक ही प्रकार के संसाधनों का प्रचुर भंडार है, अन्य दूसरे संसाधन में गरीब है। जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर क्या है, अधिक मात्रा में क्या मिल जाते हैं, खनिज एवं कोयला प्रचुर भंडार है। उसी प्रकार बिहार एवं में पाइराइट जैसे खनिज का धनी है। यानी कि हमारे बिहार में बहुत मात्रा में क्या पाया जाता है, पाइराइट पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ जल संसाधन बहुत मात्रा में, अरुणाचल प्रदेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी जल बहुत ही अधिक मात्रा में है, परंतु कई कारणों से उसका विकास नहीं हो पाया। यानी उस नदी के जो जल है उसका सही से विकास नहीं हो पाया है, अर्थात उस नदी पर अच्छे से डैम नहीं बन पाया है, जिस कारण से उस जल का उपयोग हम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। राजस्थान की बात करें तो वहाँ सौर ऊर्जा के साथ साथ पवन ऊर्जा की प्रचुर संभावना है ना। यानी उन क्षेत्रों में अगर हम सौर ऊर्जा लगा दें या पवन चक्कियाँ लगा दें तो बहुत मात्रा में हमें सौर ऊर्जा की प्राप्ति हो सकती है, पवन ऊर्जा की प्राप्ति हो सकती, परंतु यह राज्य जल संसाधन की दृष्टि से अति निर्धन है। राजस्थान में जल नहीं है, लेकिन यहाँ पर सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के काफ़ी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन यहाँ जल संसाधन नहीं है। तो ऐसे क्षेत्र है, भारत के अंतर्गत लद्दाख जैसे भी क्षेत्र है जो
शीत मरुस्थल के रूप में अन्य भागों से अलग थलग हो गया है। यानी कि यहाँ पर पूरा क्या मरुस्थलीय भाग है, शीत मरुस्थल इसे कहा, जहाँ देखो वहाँ बर्फ ही बर्फ ढका हुआ है। लेकिन यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत से धनी है, यानी इन क्षेत्रों में जो सांस्कृतिक विरासत है उसमें बहुत ही आगे है ये। यहाँ जल, महत्वपूर्ण खनिज एवं मौलिक अवसंरचना बहुत की कमी है, यानी यहाँ जल भी बहुत कम है, जो महत्वपूर्ण खनिज है वो भी कम है, जो मौलिक अवसंरचना उसकी भी कमी है। अतः राष्ट्रीय, प्रांतीय तथा अन्य स्थानीय स्तरों पर संसाधन के समायोजन एवं संतुलन के लिए संसाधन के नियोजन की अनिवार्य आवश्यक है। यानी कि हमने पढ़ा तो इसका यही तात्पर्य निकला कि हमारे जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों में कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर अधिक मात्रा में और कई प्रकार के क्या है संसाधन उपलब्ध है, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो सभी राज्यों को बराबर मात्रा में सभी संसाधन उपलब्ध होता रहे, ऐसे में सभी संसाधनों कैसे उपलब्ध रहेगा, उसको ही सही से उपयोग करना संसाधनों का नियोजन कहलाता है। उसके बाद भारत में संसाधन नियोजन, यानी हम अपने देश में संसाधन के नियोजन के लिए क्या कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो भारत में संसाधन नियोजन के लिए, संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है, ये आसानी से होने वाला नहीं है, जब कह दिए हो गया, एक जटिल प्रक्रिया है। इसके लिए आवश्यक क्रियाकलाप की आवश्यकता होती है, यानी कि इसके लिए हमें एक क्रियाकलाप यानी एक्सपेरिमेंट प्रयोग करना पड़ेगा कि कैसे किया जा सकता है। ये क्रियाकलाप संसाधन नियोजन की सोपान होते हैं। इन सोपानों के सहारे ही किसी देश में जो उपलब्ध संसाधन है उसका सदुपयोग हो पाएगा, दुरुपयोग को रोका जाएगा, सही से उपयोग कर पाएंगे, उस देश की उन्नति का मार्ग भी क्या होगा, प्रशस्त होगा। हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए कुछ हमारे पास वाक्य दिए गए, कथन दिए गए, इसके आधार पर हम कर सकते हैं। इन संसाधनों के सोपानों को निम्न रूप में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। सबसे पहले क्या, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण कराना। यानी कि सबसे पहले अगर हम संसाधन का नियोजन करना है तो उससे पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि उन क्षेत्रों में या उन प्रदेशों में कौन कौन से संसाधन हैं, उसको सर्वेक्षण कीजिए और कितने मात्रा में है उसका भी पता लगाइए, है ना। दूसरा है कि सर्वेक्षण के उपरांत मानचित्र तैयार करना एवं संसाधनों के गुणात्मक एवं मात्रात्मक आधार पर मापन का आकलन करना। अगर सर्वेक्षण हो गया है तो एक मानचित्र यानी मैप तैयार कीजिए कि कितनी मात्रा में है, उसकी उपज हम कैसे, उसकी खपत हम किस प्रकार से करेंगे, जो भी संसाधन है उसमें कितने गुण, मतलब कितने गुण हैं, उसकी मात्रा कितनी है, ये सब के आधार पर मापन या आकलन करना चाहिए। आकलन, मापन तो कर नहीं सकता, आकलन का अर्थ होता है अंदाज़ा लगा सकते कि इतनी है और कितने दिन तक चलेगा और कितने लोगों तक चलेगा, इन सभी का यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आंकड़ा लगाना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, संसाधन विकास योजना को मूर्त रूप देने के लिए जो प्रयुक्त प्रौद्योगिकी है, कौशल है एवं संस्थागत नियोजन के रूप में तैयार करना चाहिए। यानी कि जो भी हमारे पास संसाधन का पता लग गया है, उस संसाधनों को मूर्त रूप देने के लिए, यानी मूर्त रूप का अर्थ हुआ संसाधन के रूप में हमें प्राप्त हुआ, धरती के अंदर से प्राप्त हुआ क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। और कच्चा तेल का मूर्त रूप यानी कि पेट्रोलियम पदार्थ बनाने के लिए पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल इत्यादि बनाने के, इत्यादि जो बनेगा यही उसका होगा मूर्त रूप। इसको बनाने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी का होना जरूरी है। बिना प्रौद्योगिकी की, बिना टेक्नोलॉजी की ये क्रूड ऑयल से नहीं बन सकता मिट्टी का तेल, डीजल या पेट्रोल। उसमें अधिक कौशल की एवं संस्थागत, कोई ना कोई संस्था होना चाहिए, उसकी पूरा रूपरेखा हमें बनाना पड़ेगा कि कैसे उसका हो सकेगा नियोजन। उसके बाद है राष्ट्रीय विकास योजना एवं संसाधन हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही संसाधन नियोजन के लक्षित उद्देश्यों को हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। यानी कि हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति जब से स्वतंत्र हुआ है तब से यहाँ जो भी संसाधन है उसके नियोजन को लक्षित उद्देश्यों को हासिल करने के प्रयास किया जा रहा है। यानी जो भी संसाधन है, जो भी हमारा लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए हमेशा से प्रयास किया जा रहा है। इस संदर्भ में भारत सरकार प्रथम पंचवर्षीय योजना से प्रयासरत है। यानी जब हमारे देश में देश आज़ाद हुआ, संविधान लागू हुआ,
पहली पंचवर्षीय योजना जो लागू हुई पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में, तब से लेकर आज तक इसको अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए सरकार या जनता प्रयासरत है। किसी भी इकाई पर विकास हेतु संसाधन एक आवश्यक शर्त है। यानी किसी भी इकाई पर विकास चाहिए तो उसके लिए संसाधन का होना आवश्यक है, किंतु प्रौद्योगिकी एवं संस्थानों में वांछित परिवर्तन के अभाव में केवल संसाधनों की उपलब्धता से विकास संभव नहीं है। यानी कि हमारे पास तो प्राकृतिक के रूप में संसाधन है, लेकिन प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के रूप में और संस्था नहीं होने के कारण उसका हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। आज भी हमारे देश में ऐसे कई राज्य हैं जहाँ संसाधनों की प्रचुरता है, लेकिन वहाँ आर्थिक रूप से पिछड़े होने के कारण इसकी गणना की जाती है। इसके विपरीत कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो संसाधन के अभाव में भी आर्थिक रूप से विकसित है। यही कारण है कि कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन उसे पिछड़ा रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वैसे टेक्नोलॉजी या क्या कहते हैं, कुछ संस्थागत परिवर्तन नहीं आया है कि उस जो प्राकृतिक रूप में उपलब्ध है संसाधन, उसे हम संसाधन के रूप में बनाएं। इस कारण से वो क्या है, पिछड़ा हुआ राज्य है। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कम मात्रा में है, लेकिन वहाँ पर अच्छे टेक्नोलॉजी है, वहाँ पर अच्छे संस्थागत है, जिस कारण से वो संसाधन के रूप में उपयोग कर रहा है और वो आर्थिक रूप से संपन्न राज्य है ना। तो यहाँ से हमने जाना कि संसाधन का नियोजन क्या होता है। नियोजन का मोटा मोटा यही बात लगा सकते हैं कि जो भी हमारे पास संसाधन है, जितने भी संसाधन है ना, उसका हम विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करें। यानी आने वाले भविष्य के लिए हम बचा करके रखें। जो भी संसाधन उपलब्ध है उसे सबसे पहले पता लगाएं कितनी मात्रा में और कितने दिनों तक चलेगा, उसको उपयोग हम किस प्रकार से करेंगे, यही संसाधन का नियोजन कहलाता है। आगे का टॉपिक है संसाधन का संरक्षण। यानी जो भी हमारे पास अगर हम नियोजन कर लिए, संसाधन को बचा लिए, तो उसके बाद इसे हमें संरक्षण करना है। संरक्षण का मतलब इसे हम रक्षा करना है। यानी कि जो भी संसाधन है इसे कैसे बचाएंगे। बचाने के लिए तो हमें कुछ ना कुछ चाहिए, है ना। तो बचाने के लिए, संसाधन को बचाने की जो प्रक्रिया है, इसे ही कहा जाता है संसाधनों का संरक्षण, यानी हमें बचाना। सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधनों की अहम भूमिका रही है। यानी कि जो भी सभ्यताएं हैं, जो भी संस्कृति है, उसको संरक्षण करना है, बचा करके रखना है, तो उसमें संसाधन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। किंतु संसाधनों का अविवेकपूर्ण अतिशय उपयोग विभिन्न प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पर्यावरणीय समस्याओं का जन्म देता है। यानी कि संसाधन का अविवेकपूर्ण उपयोग, यानी कि बिना मतलब का किसी संसाधन को खर्च करना, है ना, बिना मतलब के किसी चीज़ का उपयोग। जैसे जल है, जल का बिना मतलब का उपयोग करना। जैसे पेयजल को हमने गाड़ी धोने में या अन्य तरीके से क्या करते हैं, उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा हम पेयजल को क्या करते हैं, बर्बाद कर रहे हैं। तो इसे ही कहा जाता है अविवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना। वैसे नल खोल के छोड़ दिए, पूरा दिन जल बहता रहता है नालियों में, तो ये सब अविवेकपूर्ण उपयोग है। लेकिन इससे होता क्या है, इससे सामाजिक रूप में बुरा प्रभाव पड़ता है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जल की कमी होने लगी है, आर्थिक रूप से तंगी आ जाती है, पैसा की कमी हो जाती है, सांस्कृतिक रूप से विपन्न होने लगता है, पर्यावरण को तो अनेकों प्रकार की समस्या होने, सुखाड़ जैसे संभावना आने लगता है। पर्यावरण में बहुत सारे क्या है, पेड़ पौधे जल के बिना सूखने लगते हैं। तो इन समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न स्तरों पर संरक्षण की आवश्यकता है। यदि सबका संरक्षण नहीं किया जाए संसाधनों का, तो कई समस्याओं का क्या देगा, जन्म देगा। संसाधनों का नियोजन, यानी संसाधनों का हमने नियोजन किया और उसे विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग किया, उसे ही हम संरक्षण कहते हैं। यानी संसाधनों का नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही क्या कहलाता है, संरक्षण कहलाता है। प्राचीन काल से ही संसाधनों का संरक्षण होता रहा है। संरक्षण समाज सुधारकों, नेताओं, चिंतकों एवं पर्यावरणविदों के लिए एक चिंतनीय ज्वलंत विषय रहा है। हम प्राचीन काल से ही संसाधनों का किस प्रकार से संरक्षण हो, है ना, इसके लिए समाज सुधारक, नेता, चिंतक यानी पर्यावरणविद हमेशा से चिंतनीय रहा है कि कैसे हो इसका संरक्षण। इस संदर्भ में महान दार्शनिक गांधी जी का कहना है कि हमारे पेट भरने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, पेट भरने के लिए हमारे पास
बहुत कुछ है, लेकिन अगर हम पेटी भरने के लिए बात करें तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। इसका कहने का अर्थ ये हुआ हमारे पर्यावरण में इतना चीज़ है कि हम अपने जीवन भर पेट भर सकते हैं, यानी हम सही से रह सकते हैं। लेकिन अगर हम पेटी भरने लगे, यानी अपने घर को भरने लगे, यदि हम अपने महत्वाकांक्षा को पूरा करने लगे, तो हमारे लिए पूरा सृष्टि भी कम पड़ सकता है। तो यही इसका आशय है। इसमें मेघा पाटकर एक थी, मतलब क्या करते, समाज सुधारक। उसने नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया था, है ना, यानी नर्मदा नदी को किस प्रकार से बचाया जाए, प्राकृतिक रूप से ये किस प्रकार से पुनः स्थापित हो, है ना। एक थे सुंदरलाल बहुगुणा, जिसने चिपको आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन में क्या था कि जहाँ पर जंगल में वृक्षों को काटा जाता था ठेकेदारों के द्वारा, तो इसने एक आंदोलन चलाया था कि सभी महिलाएं क्या करती थी, अपने पैरों को अपने आगोश में लेकर हाथों से घेर लेते थे, घेरा बना लेते थे, और उस पेड़ को क्या करते थे, रक्षा करते थे, यानी पेड़ में चिपक जाते थे। इसी कारण से इस आंदोलन का नाम पड़ा चिपको आंदोलन, है ना। उसके बाद संदीप पांडे द्वारा वर्षा जल संचय का कर कृषि भूमिगत विस्तार किया गया। यानी संजीव पांडे ने क्या एक कहा था कि जो भी वर्षा होता है उसको हम संचय करें, यानी बचा करके रखें। और जो जितना हम घर बनाते हैं, घर के नीचे एक हौज बनाए और वर्षा की जल सारा का सारा उस हौज में जमा हो, उसके लिए कि संदीप पांडे ने एक नियम बताया था, एक कहा था कि ऐसा हम करें तो अच्छा रहेगा, वर्षा का जल हमें बच पाएगा, है ना। उसके बाद क्या, कृषिगत भूमि का विस्तार होगा। संसाधन संरक्षण की दिशा में अत्यंत सराहनीय कदम था ये सब। उसके बाद है कि गांधी जी ने कहा था, गांधी जी जैसे कई जैसे चिंतक थे का मानना था कि मानव का स्वार्थी और लालची प्रवृत्ति तथा अत्याधुनिक तकनीक के शोषणात्मक क्रियाकलाप संसाधनों के तीव्रतम ह्रास के लिए मजबूर है। यानी गांधी जी के साथ साथ कई ऐसे चिंतक थे जिसका मानना था जो मानव एक स्वार्थी प्राणी है और लालची प्राणी है ना। इसे कितना भी हो जाए तो ये अपना स्वार्थ और लालच कभी समाप्त नहीं होता। तो प्राकृतिक से इतना लेगा कि इतना शोषण करेगा कि संसाधन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, है ना। गांधी जी के यहाँ तक मानना था कि मशीन द्वारा उत्पादन मशीन से जो भी चीज़ उत्पादन होती है ना, उसका उत्पादन नहीं होना चाहिए, यानी उसका विरोधी थे गांधी जी। जो मशीनों से उत्पादन है, यानी मशीनों के से बना हुआ जो भी पदार्थ है उसका क्या करते थे, विरोध करते, क्योंकि उसको मानना था कि इससे क्या होता है, बड़ी आबादी बेरोजगार हो जाएगी, है ना। जो मशीन से जो काम होगा तो जो लोग होंगे वो कहाँ जाएंगे, उससे बेरोजगार हो जाएंगे। तो उसका मानना था कि लोगों को काम पर रखा जाए, लोगों से के द्वारा किया जाए। अगर लोग बेरोजगार होंगे तो एक सामाजिक कोड बन जाएगा, है ना। ये लोग क्या कोढ़ी के समान हो जाएगा, कुछ काम नहीं कर पाएगा, उसकी दक्षता का विकास नहीं होगा सर में, है ना। उसके विकास में वृद्धि होगी। और यानी कि उसका कहना था कि अगर लोग काम करेगा तो श्रमिकों के कार्य में दक्षता आएगी, है ना। जो भी श्रमिक होंगे उसमें कार्य करने की कौशल होगा, उसके पास हुनर होगा कि कोई काम कैसे किया जा सकता है ना। संसाधनों के विवेक विदोहन पर भी विराम लगेगा। यानी लोग जो बैठे बैठे संसाधन का दोहन कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग फैक्ट्रियों में काम करेंगे, तो वहाँ पर संसाधनों के दोहन पर भी क्या लगेगा, विराम लगेगा। यहाँ पे एक है वाक्य दिया हुआ है कि आप जानते हैं कि मानव एवं तकनीक का शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यानी कि कहा जाएगा कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे, तो इसका कह सकते हैं कि मानव जो है एवं तकनीक की, मानव एवं तकनीक, जो भी मानव है, जो भी तकनीक में टेक्नोलॉजी, इस शोषणात्मक दोहन, यानी कि इतना दोहन करो कि ऐसा लगे कि उसे शोषण हो रहा है, यानी कि उसके पास कुछ नहीं बचा है। तो जो भी प्रकृति है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था, डाकू का मतलब किसी घर में इतना लूटता है कि उसके घर को कंगाल कर देता है। तो इसी प्रकार अगर मानव अपने प्राकृतिक से इतना लेने लगे कि प्राकृतिक में कंगाली आ जाए, उसे कहा जाएगा डाकुओं की अर्थव्यवस्था के नाम से उसे जाना जाता है। इसको करने के लिए यानी कि संसाधनों के संरक्षण करने के लिए क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मेलन हुए हैं। सबसे पहले 1968 में एक क्लब ऑफ रोम की वकालत की थी, क्लब ऑफ रोम ने इसकी वकालत की थी। और 1974 ईस्वी में सुमेसर ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल,
ने में इस संबंधित गांधी जी के विचार को प्रकाशित किया था, है ना। उसके बाद ब्रटलैंड आयोग ने प्रस्तुत की थी 1987 में प्रतिवेदन से संसाधन संरक्षण के संबंध में विश्व जगत की दृष्टि खोलने के लिए कारगर सिद्ध हुआ था। यानी जितने भी ये लोग हैं, जितने भी समाज सुधारक हैं या जितने भी चिंतक हैं, ये सभी हमेशा से प्रयासरत रहे हैं कि संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार से हो ताकि आने वाला भविष्य सही से उसका उपयोग कर सके। इसीलिए सबसे पहले बार जो सर्वप्रथम स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था पर्यावरण को संरक्षण के लिए 1972 में 5 जून का समय दिन था, क्या 5 जून 1972। इसी दिन प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इसमें यही सीख ली जाती है कि हमें पर्यावरण को किस प्रकार से बचाना है, इसके लिए हमें क्या कार्य करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर क्या है, सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना के साथ साथ संसाधन संरक्षण पर बल दिया गया, है ना। कई जैसे पृथ्वी सम्मेलन हुआ तो उसमें सबसे पहले बताया एजेंडा 21। एजेंडा 21 में बताया गया था कुल 21 ऐसे एजेंडा बनाइए जो क्या सतत विकास पोषणीय हो, यानी कि 21 प्रकार की विकास होना चाहिए जो हमेशा होना चाहिए। इसी रिपोर्ट के बाद हमारा साझा भविष्य यानी आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से दस्तावेज प्रकाशित किया गया। यानी जब ये इसकी संकल्पना हुई सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तो इसमें एक दस्तावेज प्रकाशित हुआ जिसका नाम था हमारा साझा भविष्य। ये कब हुआ, रियो डी जेनेरो के 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, उसी में ये प्रकाशित हुआ था, है ना। 1997 में फिर से न्यूयॉर्क में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ तथा 2002 के जोहान्सबर्ग में आयोजित तृतीय पृथ्वी सम्मेलन था। इसका मूल उद्देश्य था कि संसाधन संरक्षण की दिशा में विश्व स्तरीय सराहनीय प्रयास होना चाहिए। यानी इसका मेन उद्देश्य था, जो पृथ्वी सम्मेलन का मेन उद्देश्य था कि पूरे विश्व स्तर पर यानी देश के विश्व के जितने भी देश हैं सभी मिल करके क्या करें, पर्यावरण को बचाएं और हमारे पास जो भी संसाधन इसका विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग होना चाहिए, उसकी रक्षा होनी चाहिए ताकि आने वाले भविष्य के लिए भी उपयोग हो। इसी में दिया गया था सतत विकास की अवधारणा यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कॉन्सेप्ट। संसाधन मनुष्य के जीवन का आधार है ना। जो भी संसाधन है वो मनुष्य के जीवन का आधार है, यानी कि संसाधन के बिना मनुष्य कुछ भी नहीं है। मनुष्य का जीवन अगर चलना है तो संसाधन से चलेगा। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधनों का सतत विकास की अवधारणा अति आवश्यक है। संसाधन प्रकृति प्रदत्त उपहार है। संसाधन जो है प्राकृतिक प्रदत्त यानी प्राकृतिक का दिया हुआ उपहार है, जिसके कारण मानव में इसका अंधाधुंध दोहन हुआ है। मानव ने फिर भी इस जानते हुए मानव ने इसका अंधाधुंध दोहन किया है, जिसको जितना मर्जी जंगलों को काटा है। उसके बाद अनेकों प्रकार से प्रदूषण फैलाए हैं, प्लास्टिक जलाए हैं, अनेक गाड़ियां रोड पर चलती है, तो अनेकों प्रकार से हमने पर्यावरण को क्या किया है, दोहन किया है, जिस कारण से पर्यावरण की कई सारी समस्या उत्पन्न हो चुकी है। बहुत सारी समस्या उत्पन्न हुई है। आजकल देखिए सुखाड़ का समय आ गया है, यानी कि गर्मी ज़्यादा बढ़ रहा है, टेम्परेचर 50 डिग्री तक पहुंच जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पेड़ों की संख्या घट रही है और रोड पर सड़क पर गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है। यही सब क्या है, पर्यावरण में असंतुलन पैदा करती है। जो मानव है, मानव लालच और लिप्सा में व्यक्ति के लालच और लिप्सा यानी कि उसे इतना लालच है, इतना असंतोष है कि संसाधनों के तीव्रतम दोहन कर संसाधनों के भंडार में चिंतनीय ह्रास ला दिया है। इतना कमी ला दिया है कि चिंता होने लगा कि ये संसाधन आगे के समय में कैसे चलेगा, भविष्य में कैसे चल पाएगा। संसाधनों का केंद्रीकरण खास लोगों के हाथों में आ जाने से समाज में दो स्पष्ट भागों में बट गया, यानी कि संसाधनों का केंद्रीकरण हो गया, यानी एक किसी खास हाथों में चला गया है, जहाँ से क्या है, समाज में दो स्पष्ट भागों में बट गया। एक संपन्न समाज बट गया है, एक विपन्न समाज में बट गया है। यानी कि आप समाज में देखिएगा कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसके पास बहुत चीज़ संसाधन उपलब्ध होते हैं या उसका क्या करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, फेंकते हैं। यानी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खाना खाते हैं और खाना बचे हुए खाना को फेंकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसे खाना बने हुए खाना नहीं मिलता, एक टाइम की रोटी नहीं मिलता, है ना। जिसको किसी को रहने के लिए बड़े बड़े मकान होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बिना छत के रहते हैं।
तो दो ऐसे हाथों में चला गया है, तो समाज को एक संपन्न और एक विपन्न में बांटा गया है। तो एक ने संसाधनों का भरपूर उपयोग किया, भरपूर दोहन किया, दूसरे के पास संसाधन है ही नहीं। संपन्न लोगों द्वारा स्वार्थ के वशीभूत होकर संसाधनों का विवेकहीन दोहन किया गया है। यानी कि जो संपन्न लोग हैं, है ना, वो स्वार्थ में वशीभूत होकर अपने स्वार्थ में डूबा हुआ है ना, और विवेकहीन तरीके से संसाधनों का क्या किया, दोहन किया है। उसने संसाधनों को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया, जिससे विश्व पारिस्थितिकी में घोर संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। भूमंडलीय तापन यानी कि आजकल क्या गर्मी बढ़ती जा रही है। ओजोन पर्यावरण प्रदूषण, ओजोन की प्रदूषण बढ़ती जा रही है। कहा जाता है कि ओजोन परत जो हमारी पृथ्वी का सुरक्षा कवच है, उसमें क्या हो रहा है, छिद्र होता जा रहा है। मृदा का क्षरण हो रहा है, यानी मिट्टी खराब हो रही है। भूमि का विस्थापन हो रहा है, यानी भूमि कट रही है। अम्लीय वर्षा ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, रोड पर जितना गाड़ी चलेगा उससे अम्ल वर्षा ज़्यादा होता है। असमय ऋतु परिवर्तन, यानी ऋतु का अब कोई नियम नहीं रह गया। असमय वर्षा हो जाता है, असमय क्या करते हैं, धूप आ जाता है। जब वर्षा का समय होता है वर्षा नहीं होता। ये सारी जितने भी घटनाएं हैं, ये सारे के सारे संसाधनों का विवेकहीन तरीके से दोहन करने के कारण हुआ है। पारिस्थितिकी संकट पृथ्वी पर व्याप्त सभ्यता संस्कृति को निगल जाने को तैयार है। अगर इस स्वार्थी तत्वों या देशों द्वारा अनवरत दोहन चलता रहे तो पृथ्वी का जैव संसार विनाश के आगोश में क्या करेगा, समा जाएगा। इसी प्रकार से चला रहे तो ये पृथ्वी एक दिन क्या करे, विनाश के आगोश में समा जाएगा और इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं बचेगा। उपरोक्त परिस्थितियों से निजात पाने के लिए विश्व शांति के साथ जैव जगत में गुणवत्तापूर्ण जीवन लौटने के लिए सर्वप्रथम समाज में संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा अपरिहार्य है। दूसरे शब्दों में कहें तो संसाधन का नियोजन अति आवश्यक है ना। इससे पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं को मद्देनजर वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है। ऐसी धारणा ही सतत विकास का क्या है, अवधारणा कही जाती है। यानी कि ऐसी अवधारणा बनाइए, ऐसा कॉन्सेप्ट बनाइए कि हमारे पास जो भी संसाधन है उसके अच्छे से उपयोग करें और हमेशा के लिए वो कुछ न कुछ मात्रा में उपलब्ध रहे। इसे ही क्या कहा जाता है, सस्टेनेबल विकास यानी डेवलपमेंट, यानी कि सतत विकास की अवधारणा। तो हमने इस वीडियो में यानी संसाधन का संरक्षण और नियोजन के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम पृथ्वी सम्मेलन के बारे में जानेंगे। कौन से पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, उसमें क्या क्या कहा गया था, इसको विस्तृत से जानेंगे। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस कारण से इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।